नाभिक का पढ़ना ना जी, परमाणु संरचना पढ़े थे कि नहीं? देखो हम लोग का अगला जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है वो क्या है? नाभिक। बहुत छोटा सा चैप्टर होता है। अब समझ लो कि आपको और भी ज्यादा डीप स्टडी करने होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर ही पढ़ना होता है इसके टॉपिक को। तो क्या चीजें हैं जानो। सबसे फर्स्ट स्टडी होती है परमाणु नाभिक। हम लोग बताए होंगे इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। सन क्या था? 1904। रदरफोर्ड ने किसके थ्रू किया था? अल्फा परिक्षेपण के थ्रू। तो नाभिक को डिफिनेशन करना आपको आना चाहिए कि परमाणु नाभिक क्या होता है। बताएंगे परमाणु नाभिक की खोज 1904 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा परिक्षेपण के प्रयोग द्वारा हुआ था। यह किसी भी परमाणु का अति सूक्ष्म, दृढ़ और धनावेशित भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। यह परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है। मतलब इसके अगर नाभिक के बारे में आपको बताना हो तो सिर्फ 6-7 स्टेटमेंट है। पहला, परमाणु नाभिक की खोज 1904 ईस्वी में रदरफोर्ड द्वारा किया गया। इन्होंने अल्फा कणों के परिकिरण द्वारा, जब आपको पता होगा गोल्डन का कॉइल लिए थे ना, सोने के पतले परत पर अल्फा किरणों के परिकिरण के प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज की थी। नाभिक किसी भी परमाणु का सबसे छोटा, जिसको अति सूक्ष्म कहते हैं, मजबूत मतलब दृढ़ और धनावेशित भाग होता है। यह परमाणु के केंद्र पर होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। फिर आपको हमने बताया कि अगर हम परमाणु को जूम करके देखें और बोरबरी के अकॉर्डिंग आए तो आपको पता होगा परमाणु के कई मॉडल्स मिले थे हुए। इसमें डाल्टन मॉडल रहा, वाटरमेलन मॉडल, इसमें तत्व मॉडल रहा इनका, जे थॉम्सन का, फिर रदरफोर्ड का अपना खुद का मॉडल रहा। लेकिन जो स्टेबिलिटी दिलाया एटम के अबाउट, जिसमें स्टेबिलिटी आई, वो किसका था? वो आपको पता होगा प्लैंक और आइंस्टीन के हाइपोथेसिस को या उनके थ्योरम्स को स्टडी करने के बाद बोर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें स्टेबिलिटी आई और उन्होंने 3 लाइनें बताई थी। पहला, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पे नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग MBR यानी चपाट की पाई के बराबर होता है। ये देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बोरबरी, ये बोरबरी का पहला लाइन था। उसमें उन्होंने कुछ और भी बताया था कि किसी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 यानी स्क्वायर होती है। और भी बताए थे इन कक्षकों को कोष कहा जाता है जिसे KLMN कहते हैं। तो जो चाहो वो लिख सकते हो उनके पहले लाइन में। दूसरी लाइन में कुछ अलग बताए थे। क्या बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते समय अपने ऊर्जा का ह्रास नहीं करता बल्कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल को अभिकेंद्र बल बनाकर चक्कर लगाता है। और तीसरे लाइन में इन्होंने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वह अपने उच्च ऊर्जा वाली कक्षा अर्थात बाहरी कक्षाओं में कूद जाता है, चला जाता है। वहाँ पे 10⁻8 सेकेंड, दैट इज वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय तक रुककर अपने ऊर्जा को रेडिएट कर देता है, निकाल देता है और पुनः नीचे, अपने कक्षा में नहीं, नीचे कक्षाओं में कूद आता है। 3 से गया तो नहीं कि 3 में आएगा, हो सकता है 2 में आए, हो सकता है 1 में आए, हो सकता है 4 में आए। वापस वो कहीं अपने मर्जी जिस तरह निकालना होगा उसी के हिसाब से घटा के आएगा। तो वह अपनी ऊर्जाओं को विकृत करता है, विकृत विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकाल देता है और फिर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। और इस तरह में स्पेक्ट्रम मिलते हैं जिसमें आपको पता होगा कि अगर पहले में आता है तो हम लाइमन श्रेणी, दूसरे में पास्चर, ब्रैकेट, फोन, सब आपने पढ़ा है बामर के थ्रू। उसमें आपने ये भी बताया था कि लाइमन श्रेणी जो होती है वो परावैगनिक रीजन में आती है, बामर जो है वो दृश्य रीजन में आता है और आगे के 3 पास्चर, ब्रैकेट और फोन जो थे वो आपके अवरक्त किरणों के रीजन में आता है। लेकिन अगर हम बोरबरी के परमाणु मॉडल की बात करें तो परमाणु के बीचों बीच में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, मजबूत होता है और अति सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, मजबूत होता है और धनावेशित होता है, जिसको हम
थोड़ा सा शुद्ध वर्डों में कहे तो अति सूक्ष्म, दृढ़ और धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। ये एक हमने एटम बनाया है, उसे स्पेशली जिस तरह इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिया गया है, कैल्शियम परमाणु को शो कर रहा है। 20 इलेक्ट्रॉनों को हमने भरा है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2। तो अक्सर करके ये कैल्शियम ही होगा, 2, 8, 8, 2। लेकिन हम वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम कैल्शियम और पोटेशियम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बोरबरी के कॉन्सेप्ट को लेकर। और इसी के अंदर ये तो पूरा क्या कहलाता है, परमाणु। ये पूरा क्या कहलाता है, परमाणु। का पूरा द्रव्यमान कहाँ पे इकट्ठा होता है, मतलब यही पूरा वजन है। ये सबसे खोखला होता है, हल्का होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि 10-10 हजार किलो की चीज तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 1 किलो की चीज घूम रहे होगी दूर दूर। तो मतलब है कि पूरा का पूरा मास कहाँ पे है, किसी भी परमाणु का लगभग 99.99% मास सेंटर पे होता है, नाभिक में होता है। और पूरा धनावेश भी कहाँ होता है, सेंटर पे ही होता है। क्यों, क्योंकि सभी प्रोटॉन इसी के अंदर बैठे रहते हैं। अब अगर हम परमाणु की स्टडी करना चाहते हैं तो परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपने पिछला चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको परमाणु के हर बारे में बताया गया, कैसे खोज हुआ, उसमें कौन कौन से कण हैं, किस तरह में स्पेक्ट्रम लाइनें मिलती हैं, कौन कौन ने परमाणु में बताया, जैसे डाल्टन का क्या परमाणुवाद रहा, बोरबरी का क्या रहा, रदरफोर्ड का क्या रहा, आधुनिक क्या रहा। मतलब हमें परमाणु के बारे में पढ़ना हो तो कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नॉर्मली पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ लो, थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ लो, फिजिक्स और बढ़िया पढ़ाता है। ऐसे अगर हमें उसके अंदर चले जाएं, उसके अंदर की बात करें तो इस छोटे से हिस्से का नाम क्या है, क्या नाम है, नाभिक। अब इस नाभिक को पढ़ने के लिए आपके लिए एक अलग चैप्टर स्पेशली बनाया गया है, जिसका नाम ही परमाणु नाभिक या एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। हम लोग अब इस बार पूरे परमाणु को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किसको पढ़ेंगे, अब इस नाभिक को अगर हम निकाल दे बाहर जूम करके, तो ये रहा आपका नाभिक। कौन है, हम लोग इस चैप्टर में और भी अंदर चले गए हैं, परमाणु के केंद्र में चले गए हैं, और सिर्फ हम उस छोटे से भाग को पढ़ रहे हैं। अभी तक जैसे आप एक फुटबॉल को पढ़ते थे, लेकिन इस बार फुटबॉल के सेंटर पे रखा गया एक छोटा सा छर्रे को पढ़ रहे हो, सिर्फ न्यूक्लियस को पढ़ रहे हो। न्यूक्लियस को जानना है कि ये कैसे चीजें हैं, क्या इसमें घटनाएं होती है, कैसे ये हमारा बहुत ही अस्थायी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा कि लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। क्या चीजें, क्या विरोध किए थे उसको भी जान लो। कि एटॉमिक नाभिक की हम बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, तो नाभिक में कौन कौन होते हैं बाबू, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इनके चारों तरफ, नहीं एक निश्चित वृत्ताकार रदरफोर्ड के घर के हो गया, रदरफोर्ड ही बोलते थे चक्कर लगाते और बेचारे फलाप हो गए। आप भी बोलोगे चक्कर लगाते हैं तो फलाप हो गए, चक्कर नहीं लगाते, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष कहते हैं। अर्थात हम नॉर्मली कहे तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने कोषों में चक्कर लगाते हैं, चाहे जहां नहीं लगाते, अपने कोषों में चक्कर लगाते हैं। और बोरबरी ने वहां रिस्ट्रिक्शन भी दिया है कि उन कोषों में उनका MdR या NH/2π के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बैठे हैं। और नाभिक बड़ा है छोटा, बहुत छोटा, नाभिक बहुत छोटा होता है किसके तुलना में, परमाणु की तुलना में। मतलब परमाणु अगर इस रूम को मान लो तो नाभिक यहाँ एक बीच में गेंदा रख के मान सकते हो। मतलब परमाणु अगर आपके रूम इतना है तो उसमें नाभिक एक छोटे से बॉल की तरह है, छोटा सा बॉल। अब छोटे सा बॉल ही पूरा, अच्छा पूरे रूम का द्रव्यमान भी वही है, मतलब पूरा रूम खोखला है, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा वही है, वही वजन है, पूरी लोड वही है, पूरा भार वही है, पूरा द्रव्यमान वही है, पूरा धनावेश उसी में बैठा है एक छोटे से हिस्से में। इस छोटे से हिस्से को अगर जूम करके निकाला जाए तो हम थोड़ा बड़ा किए हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है परमाणु के अंदर। उस गुठली को निकाल लिया गया, उस नाभिक को निकाल लिया गया, और अब नाभिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बैठे कौन है, प्रोटॉन और तो 3 हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको तीनों को मूलकण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहा होगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बैठे हैं। इसको पूरा बैठे हैं तो पूरे को हम एक साथ क्या कर सकते हैं,
न्यूक्लियन। अगर आप न्यूक्लियन कह देते हो तो न्यूक्लियस में रहने वालों को न्यूक्लियन कहा जाता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के एक वर्ड बोलना चाहो तो इसका नाम क्या है? न्यूक्लियन। अर्थात नाभिक में न्यूक्लियन बैठे रहते हैं। क्या बैठे रहते हैं? न्यूक्लियन बैठे रहते हैं। अब ये न्यूक्लियन अगर इस छोटे से हिस्से में बैठे हैं तो इसमें कुछ लोगों ने विरोध किया इम्पॉसिबिलिटी का। वो बताए क्या तुम बता रहे हो कि एक छोटे से हिस्से में पॉजिटिव बैठे हुए हैं और पॉजिटिव को क्या करते हैं? धक्का करते हैं। तो नाभिक में क्या उनको इकट्ठा बैठना चाहिए या धक्का देना चाहिए? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज ही नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉनों पे तो पॉजिटिव होता है ना। अब जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है, अब 11 प्रोटॉन उसके नाभिक में बैठा रहेगा तो एक प्रोटॉन को धक्का देंगे तो टूट जाना चाहिए या रुका रहना चाहिए? समझ पाए क्या चीज है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5 लोग अगर हैं और 5 लोग को एक रस्सी से बांध दिया जाए और 5 लोग दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो रस्सी टूट जाना चाहिए या रुकना चाहिए? मतलब वो समूह बिखर जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को खींच नहीं रहे हैं बल्कि एक दूसरे को धक्का देंगे। किस नियम से? वैद्युत के नियम से। वैद्युत कहता है कि जब समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव है, कई प्रोटॉन इसी में भरे हैं और कई प्रोटॉनों का गुच्छा है ये, तो उस गुच्छे को क्या करना चाहिए? टूट जाना चाहिए। नाभिक तो छटक जाना चाहिए, कुल भड़ाक से फूट जाना चाहिए, विस्फोट हो जाना चाहिए। फिर ऐसा होता नहीं। लोगों ने पूछा कि जो नाभिक के बारे में कुछ बताओ, कैसे इकट्ठा आप बता रहे हो, कैसे सभी प्रोटॉनों को? प्रोटॉन के तो दुश्मन होते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। अब ये प्रोटॉन कैसे इतना नजदीक से बैठा है? एक दूसरे को धक्का देके तोड़ देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। और इसमें 1-2 रहे तो ठीक है, कई प्रोटॉन भरे हुए नाभिक में। कैल्शियम के नाभिक में 20 प्रोटॉन होता है, जिसमें जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन। जानते हो कि नहीं? तो सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक होता है, 11। कैल्शियम में 20, आयरन में 26 प्रोटॉन होते हैं, आयोडीन में 53 परमाणु क्रमांक 53 होता है, तो उसमें कितने होंगे? अब बताओ, आयोडीन का नाभिक छोटा सा है, उसमें 53 पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं, 53 एक दूसरे को धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब वैद्युत बल के थ्रू इसकी व्याख्या, वैद्युत बल के हिसाब से अगर आप देखें तो वैद्युत बल के हिसाब से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तुरंत टूटेगा। उसमें 53 लोग बैठे हैं, 53 एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं तो तुरंत नाभिक रुइन हो जाना चाहिए, नाभिक ब्रेक हो जाना चाहिए, नाभिक का टूट जाना चाहिए। लेकिन ये नाभिक तो बड़ी मजबूत होता है। बोरबरी ने भी इससे पहले बताया, ये छोटा होता है, अति सूक्ष्म और दृढ़ होता है, तो ये वैद्युत की वजह से तो कमजोर होना चाहिए, तो टूटने वाला होना चाहिए। लेकिन बोरबरी कहते हैं क्या है? बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही दृढ़ है। तो चूंकि इसकी रजिस्टिविटी है, जो रिजिड है, उस रिजिडिटी के क्या कारण है? रीजन क्या है? तो यहाँ बताया गया कि नाभिक में जो लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये वैद्युत बल का खेल नहीं है। किस बल का खेल है? नाभिकीय बल। किस बल का खेल है? मतलब इनके बीच में कौन सा बल नहीं लग पा रहा है? वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का खेल नहीं चल रहा है, वहां पे कौन सा खेल चल रहा है? नाभिकीय बल। अब तो हमें जानना पड़ेगा कि ये कौन सी बल है। माइंड में जान लेना कि सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। उससे हल्का कौन होता है? और सबसे हल्का गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ही कम वैल्यू होता है, बड़े बड़े पिंडों में खाली महसूस होता है। हमारे आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम दूसरों को खींच रहे हैं, लेकिन पृथ्वी हमें खींच रही है, पता चल रहा है। आप किसी को फेंक के देखो, पृथ्वी खींच लेती है, लेकिन आप हमें खींच रहे हो ये पता? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बड़े बड़े द्रव्यमानों पे महसूस होता है, दिखाई देता है, लेकिन हम लोगों के बीच भी लग रहा है, लेकिन उसका मान इतना कम है। कांस्टेंट ही देख लो, कैप्टन जी का कांस्टेंट क्या होता है? 6.67 गुणे 10 में माइनस 11 चलता है। जबकि वैद्युत बल में आ जाओ, चार्ज वाले में 9 गुणे 10 में 9 प्लस में 9 चलता है। तो वैद्युत बल वाले का क्या होता है? डाटा ज्यादा होती है, मतलब वैद्युत बल ज्यादा मजबूत होता है। अब सोचो कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखे, केवल एक चार्ज, तो उसमें द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? अरे भाई चार्ज किसी में होगा ना, पत्थर, लकड़ी, कागज किसी में होगा कि नहीं होगा? और उसमें द्रव्यमान है, अगर इसको ऐसे छोड़ दे पृथ्वी खींच लेगी कि नहीं खींच लेगी? किस वजह से? चार्ज की वजह से या द्रव्यमान की वजह से? द्रव्यमान की वजह से उसे क्या कर लेगी? खींच लेगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगा के अपनी तरफ सटा लेती है। लेकिन यही चार्ज को यही पकड़ के यहाँ एक निगेटिव चार्ज लगा दे, खूब बड़ा सा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो
दो बल लगेगा। एक तो पृथ्वी कहेगा भाई हम खींचेंगे आपको गुरुत्वाकर्षण से, और ये कहेगा हम भी खींचेंगे वैद्युत से। कौन खींच ले जाएगा? मतलब चार्ज यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ सट से जाएगा। क्यों? क्योंकि बल तो दोनों लगा, लेकिन मजबूत कौन रहा? उससे भी मजबूत एक बल है जिसका नाम है नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल बहुत शॉर्ट रेंज पे लगता है। जब दो चीजों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाए, मतलब फर्मी में चला जाए, 10 पे -12 मीटर, 10 पे -15 मीटर, 10 पे -14 मीटर, जिसको पीको या फर्मी के टर्म में करते हो। मतलब जब दो चीजें बहुत नजदीक हो जाए, बहुत पास हो जाए, तब तुम सोच नहीं सकते हो, तब वो दूसरे में ऐसी बल क्रिएट करते हैं जिसको क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। और ये केवल आकर्षण का होता है, सिर्फ खिंचाव का होता है। नाभिकीय बल कैसा है? नाभिकीय बल कभी प्रतिकर्षण नहीं करता, सिर्फ खींचने का काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी केवल आकर्षण का करता है। ये भी कभी धक्का वाला काम नहीं, लेकिन ये कभी कभी आकर्षण करता है जब अनलाइक चार्ज होते हैं, और कभी कभी प्रतिकर्षण करता है जब ये लाइक चार्ज होते हैं। और इसमें वैद्युत के नियम से क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण, क्योंकि सब प्लस प्लस है तो लाइक चार्ज हो गए, और लाइक चार्जों में रिपल्सन होता है, समान चार्जों में रिपल्सन होती है, धक्का होती है। तो यहाँ पे वैद्युत के नियम से तो प्रतिकर्षण होना चाहिए। मतलब वैद्युत कह रहा है टूट जाओ, धक्का होगा, हम दो एक दूसरे को धक्का देंगे और नाभिक बिखर जाएगा। ये कह रहा है भाई तू क्यों तड़प रहा है? अभी हम भी तो बैठे हो, तुमसे मजबूत है हम। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि ये दोनों अगर एक साथ लगे तो प्रभावी कौन होगा? जैसे आप एक चार्ज रखिए और छोड़ो तो पृथ्वी खींच ले जाती है अपने गुरुत्वाकर्षण से, लेकिन यहीं पे एक अपोजिट चार्ज जैसे माइनस है, यहाँ प्लस लगा देगा तो पृथ्वी खींचना बंद नहीं कर रही है, वो खींच रही है, लेकिन उसके बल कमजोर है। जबकि यहाँ वैद्युत वाला बल ज्यादा हो जाता है तो चार्ज यहाँ ना जाके बल्कि यहाँ भागाएगा, इसके संपर्क में आ जाएगा, ये इसे खींच लेता है। अब किसी भी चीजों में अगर ये तीनों लगने लगे तो कौन प्रभावी हो जाएगा? और नाभिकीय बल धक्का का होता है, खिंचाव का होता है। मतलब ये सभी को खींचेगा। इसमें वैद्युत बल कह रहे हैं टूट जाओ, बिखर जाओ, एक दूसरे को धक्का दो, लेकिन नाभिकीय बल क्या कर रहा है? खींचो, अट्रैक्ट करो। लेकिन नाभिकीय बल क्या हमारे आपके बीच लग सकता है? नहीं। नाभिकीय बल के रूल है, ये अति सूक्ष्म परास पे लगता है। जो दूरी एक दूसरे के बीच की क्या होनी चाहिए? बहुत कम होना चाहिए, जो नाभिकों में होता है। तो नाभिकीय बल के कुछ लक्षण हैं। अब देखते हैं क्या है नाभिकीय बल के लक्षण। पहला, ये अति सूक्ष्म परास वाली दूरी होती है पर लागू होता है। क्या दो पिंडों के बीच हो पाएगा ये लागू? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर ये सब दूरी है तो बहुत बड़ी दूरी हो गई। ये नैनोमीटर पिकोमीटर पे लगता है, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होना चाहिए। 1 मीटर में लगभग लगा दो कम से कम 10-20 हजार करोड़ हिस्सा, 1,000 करोड़ हिस्सा लगा दोगे, या 10,000 करोड़ हिस्सा, 10 करोड़ हजार नहीं 10,000 करोड़ हिस्सा लगाओगे, तब 1 मीटर में जो बचेगा उतनी दूरी पे जब आपका रहेगा तब कहीं लग पाएगा। और भी ज्यादा लगाना पड़ता है। 10,000 करोड़ से ज्यादा हिस्सा करने के बाद जो 1 मीटर में बचेगा वही दूरी पे लागू होता है। तो ये तो माइंड में रखना कि नाभिकीय बल केवल आकर्षण नेचर का होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है। जब ये लग जाता है तो इसकी मजबूती कोई तोड़ नहीं, बहुत ही मजबूत होता है, हद से ज्यादा मजबूत। यहाँ तक बताया जाता है कि नाभिकीय बल की वैल्यू जो होती है, अगर हमारे और दो 1-1 किलो के ब्लॉक के बीच लग जाए, जैसे 1 किलो का पिंड है और 1 किलो का पिंड है, उसे लगेगा ना 1-1 किलो का पिंड सटाओगे तो कितना सटा दोगे? दूरी तो रही जाएगी, तो नाभिकीय लग नहीं पाएगा। लेकिन एक एजम्पशन के लिए कि अगर दोनों के बीच लग जाए और दोनों को फिर छुड़वाना हो उस बल को, तो वो हमें लगभग अप्रॉक्स इतने बल की जरूरत होती है कि लगभग 1000 हाथी इधर जोड़ दो, 1000 हाथी इधर, तो तोड़ नहीं पाएंगे उसे खींचकर। इतना मजबूत हो जुड़ता है। कौन किस बल के अंतर्गत? इतनी मजबूती उसके अंदर होती है, लेकिन वो लगेगा नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कब लगेगा? जब दोनों के बीच की दूरी बहुत, और वो दूरी कब होती है? नाभिक के अंदर। नाभिक वैसे बहुत छोटा, वैसे तो परमाणु ही बहुत छोटा है, परमाणु देख पाओगे नहीं। आपको पता होगा कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया जाए, 1 ग्राम, तो उसमें 1 मोल परमाणु आ जाते हैं। 1 मोल परमाणु मतलब महासंख्य से ज्यादा परमाणु आते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6 गुणे 10 पे पावर 23 एटम आ जाता है। तो एटम तो इसे बहुत छोटा, एटम के अंदर नाभिक, एटम के अंदर क्या है? वो और छोटा, क्योंकि उसको देख लो एटम की तुलना में और
बहुत छोटा है, और नाभिक के अंदर ये लोग छोटे छोटे, तो ये कितने छोटे होंगे? बहुत छोटे, और बहुत छोटे में ही ये लगता है, तो नाभिकीय बल इसमें लगता है। इसमें क्या लगता है? इस नाभिकीय बल के बारे में एक जापान के साइंटिस्ट थे, युकावा। कौन से साइंटिस्ट थे? युकावा ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और पूरी बातों को बताया। वो क्या बताया अभी हम जानेंगे, लेकिन अभी नाभिकीय बल के बारे में जान ले। नाभिकीय बल पहला नंबर बहुत ही छोटे दूरियों पे लगता है, और ये दूसरी बात है कि जब लग जाता है तो बड़ी मजबूत होता है कि जल्दी कोई तोड़ वोड़ पाएगा नहीं। ये सब बल क्या तोड़ पाएंगे? ये सब तो उसके सामने कुछ है ही नहीं है, उनका कुछ वैल्यू ही नहीं होता है। जैसे विद्युत के सामने गुरुत्वाकर्षण का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। समझ में? दूसरा है नाभिकीय बल अति परबल मतलब सिर्फ मजबूत होता है, लेकिन अति का मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जितना कि तुम सोच नहीं सकते हो। उसके जब वो मजबूती वाला बल लग जाता है आकर्षण का, तो उसमें चाहे जितना छटपटा हो टूटे खरती वैद्युत तो बीच में लग रहा होगा ना। वैद्युत तो कह रहा होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन छटको, दूर जाओ, रिपेल करो, एक दूसरे को धक्का मुक्की करो। लेकिन यार जब ये लग गया है तो उसमें कितनों परेशान हो लो, चमकाए रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो लग जाए तब, और वो खाली कहाँ लगता है? नाभिक के अंदर। इसीलिए उसका नाम ही स्पेशली नाभिकीय बल रख दिया गया, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि उतना कम दूरी हो कहीं मिलता ही नहीं है। हर जगह दूरी बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो लगता ही नहीं है। तो सबसे कम दूरी कहाँ मिलती है हमको? जैसे आपने देखा कि द्रव्य तरंगों के बारे में, मैटर वेव के बारे में डे ब्राउनी ने बताया, फिर वो खाली एक ही जगह मिल पाता है, इलेक्ट्रॉन। खाली इलेक्ट्रॉन है जो उस वेग से चल रहा है, तो वही खाली तरंग बन पाया है, और तो कोई चल ही नहीं पा रहा है, तो और बनेगा कौन? ऐसी कंडीशन में बात करें तो इसीलिए इस बहुत ही मजबूत बल का नाम ही नाभिकीय बल रखा गया है, क्योंकि केवल नाभिक के अंदर ही पॉसिबल है कि उतनी कम दूरी मिले जहाँ पे ये लगे। बाकी जगहों पे दूरी बढ़ जाती है तो ये लग ही नहीं पाता है, लेकिन नाभिक के अंदर जब ये लग जाता है तो उसके अंदर अब कोई भी बल लगा के तोड़ने की कोशिश कर ले वो टूटे उठेगा, क्योंकि वो बॉडी ही मजबूत होता है, अति प्रबल होता है। तो नाभिक की कंडीशन में कितने स्टेटमेंट है? दो। पहला जानते रहना, ये सिर्फ कम दूरियों पे लगता है, ज्यादा पे नहीं, कम नहीं, बहुत कम दूरी पे लगता है, जो कि पीको या फर्मी होता है 10⁻12 मीटर से 10⁻15 मीटर के बीच। अब उसमें ज्यादा दूरी हुआ एंगस्ट्रॉम पे नहीं लग पाएगा, 10⁻10 हो जाता है। हाँ, पीको और फर्मी के बीच नाभिकीय बल आती। दूसरा लाइन है मजबूत होता है। क्वेश्चन आते हैं नाभिकीय बल के गुणों की विवेचना कीजिए, ये उनके गुण है। तीसरा, नाभिकीय बल आगुरुत्वीय होता है। इसका मतलब क्या जी? आ लग जाए तो जानते हो कि नहीं, हमारे यहाँ आ मतलब गड़बड़ा गया, का सा से बड़ी काम चलता है ना, सुनो कि नहीं? सा आगे लगा दो, सुचालक हो गया, मतलब चालक है। का लगा दो, का या दोनों भाई है, आ लगाओ तब भी, खा लगाओ तब भी, तो क्या हो जाते हैं? नेचर में ऐसा नहीं होता है, नेचर में गड़बड़ा जाएगा। जैसे कुंवर जी नाम है तो गड़बड़ाना मत, का गड़बड़ रहा है तो कुंवर जी कर देते हैं। हमारे साइंस में नहीं चलता है, और जगहों पे नहीं आप बिजनेस कर सकते। साइंस में अक्सर देखेंगे का आ और सा लगा के हम लोग संघट्य, असंघट्य, आ मतलब नहीं हो पाएगा। तो आगुरुत्वीय मतलब नॉन ग्रेविटेशनल, मतलब उसमें ग्रेविटी का कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान, वो मास पे काम करता है। कैपिटल जी m1 m2 बाई न्यूटन द्वारा बताया गया है। तो गुरुत्वीय बल किस पे निर्भर करता है? किस बातों पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। बड़ा बड़ा द्रव्यमान तो गुरुत्वीय बल ज्यादा, छोटा छोटा द्रव्यमान तो गुरुत्वीय बल कम। लेकिन नाभिकीय बल द्रव्यमान पे निर्भर, वो अगुरुत्वीय है, उसको गुरुत्वीय से कोई मतलब ही नहीं है। उसको किसी द्रव्यमान छोटा है कि बड़ा है इससे उसको मतलब नहीं, उसको खाली बस इसी से मतलब है। क्या चीज? दूरी पे, कम दूरी होना चाहिए, बाकी तुम बड़े रहो छोटे रहो इससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। चौथा, किसको ज्यादा समझ में आ गया जी? ज्यादा आ गया? नाभिकीय बल आवैद्युत होता है। आवैद्युत मतलब नॉन इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक वैद्युत बल देखोगे चार्जों पे लगता है, वो चार्ज की बातों को मानता है, चार्ज को देखता है। चार्ज ज्यादा तो बल ज्यादा, चार्ज कम तो बल कम, और
गुलाम ने बताया भी 1/4π0 Q1 Q2 बाई। ये लगता है हम भाई चार्ज योजना देखने वाले, तुम ज्यादा चार्ज रखो कम चार्ज रखो हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम प्लस रखते हो कि माइनस रखते हो हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम द्रव्यमान रखते हो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, कम रखो ज्यादा रखो हमें मतलब सिर्फ इससे है बस तुम नजदीक रहो। फिर हम लगाते हैं अपना नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल ना तो किसी के द्रव्यमान पे निर्भर करता है ना किसी के चार्ज पे निर्भर करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉन ग्रेविटेशनल और नॉन इलेक्ट्रिक होता है, मतलब आवृत्ति और कितने लाइट हुए? अगला अगर हम नाभिकीय बल की बात करें तो इसमें विनिमय बल भी कहते हैं। नाभिकीय बल को विनिमय मतलब क्या होता है जी? हिंदी को कमजोर है का? कोचिंग करो हिंदी में। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। जब हम किसी चीज का अदली बदली करते हैं तो उसको इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं और हिंदी में विनिमय कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है कुछ बदलना, देकर कुछ चीजों से बदलना। जैसे दांत किसी को दिए और गेहूं ले लिए तो वो एक्सचेंज हो गया, या हम लोग नेपाली करेंसी देते हैं, इंडियन करेंसी देते हैं, इंडियन देते हैं नेपाली, दैट इज द एक्सचेंज। और एक होता है बेचना और खरीदना, ये अलग। बेचना मतलब सेल करना, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट, राइट, क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट, निर्यात। और एक होता है खरीदना, उसको इंपोर्ट करते हैं, आयात। लेकिन खरीदे बेचे नहीं, हम कुछ दे और उसके बदले कुछ ले, अदला बदली, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज, विनिमय। जैसे कुछ देश अपना सामान बेचते हैं, कुछ देश कुछ सामानों को खरीदते हैं, लेकिन कुछ देश खेलते वक्त नहीं, अदला बदली करते हैं। हम तुम्हें ये देंगे तुम हमें ये दोगे, एक्सचेंजिंग होगी। तो वहाँ पे हम विनिमय बल होता है। विनिमय बल का मतलब नाभिकीय बल में कुछ एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है वो युकावा से बताएंगे। अब आते हैं हम लोग नाभिकीय बल के बारे में। सबसे पहले नाभिक क्या होता है जानते हो? किसी भी परमाणु के केंद्र पर बैठा अतिसूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भार जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं उसे नाभिक कहते हैं। किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? बार कहते हैं कि अतिसूक्ष्म दृढ़ धनावेशित भार जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन नाभिकीय बल द्वारा हम कह देते हैं कि नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं, मतलब बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं? दूसरा पे कहता है नाभिकीय बल के क्या लक्षण है, तो आप देख पा रहे हो वो अतिसूक्ष्म दूरी पे लगता है, ये बहुत मजबूत होता है, ये नॉन ग्रेविटेशनल आवृत्ति है, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, ये आवैद्युत है, आवेश मतलब पे निर्भर नहीं करता, और ये विनिमय बल है। इसमें चेंजेस होते हैं जो युकावा के कॉन्सेप्ट पे जान जाओगे। तो अब आते हैं युकावा का सिद्धांत, देख ले क्या बताया भैया युकावा। जापान के साइंटिस्ट हैं, जापानी और होशियार होते हैं ना। आपको पता होगा एशिया का एक ही राष्ट्र है विकसित, बेचारे विकलांग होकर भी विकसित। क्यों विकसित है? चाइना भी विकसित है, विकासशील में गिना जाता है, भारत भी विकासशील में गिना जाता है। तो हम लगे हैं विकसित होने के लिए। जापान पहले से विकसित हो चुका, जबकि दो बार उसके ऊपर एटम की विस्फोट भी हो चुके हैं। एटम विस्फोट का मतलब जान लो कि जैसा कमाए धमाए रोग खत्म कर दे, फिर गाँव सबसे अमीर बन जाओ, मतलब पूरा अमीर आपको लूट लाट के लेके चलते फिर भिखारी बना दे और फिर गाँव सबसे अमीर बनो। इस तरह एशिया में जापान कर लेता है, उसके सोच दो ये है बाबू। उनके रूल को बच्चों को सिखाते हैं, या तो काम या आराम, लाइफ में कोई दूसरा काम, या तो काम या तो सोएंगे। उनके ट्रेनों में सीट जानते हो स्लीपर की लगती है, मतलब वो बैठ के या तो अपना काम करेंगे लैपटॉप से या तो फिर रिलैक्स है। उनके हर 2 घंटे पे ऑफिस में सोने के लिए आधे घंटे की टाइम शेड्यूल है, मतलब आपका 6 घंटे का अगर नौकरी है तो 2 घंटा काम करो, तो फिर उसके 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद एक इंटरवल है आधे घंटे का आराम का, मतलब उस समय तुरंत अपना चेयर सो जाओ आराम से। मतलब वो 2 काम में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, एक सोना और एक काम करना, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। हमारे इधर ये दोनों काम छोड़ के करते हैं, बाकी सब रोड पे जीसीबी लेके खड़ा होकर खोद रहा है, घर पे सो सकते हैं, कोई काम नहीं है, इन देखेंगे बैठ के, ना अपना काम करेंगे और ना आराम करेंगे, 2 पर छोड़ के करते हैं। तो विकासशील कब तक हमारा भारत रहेगा? उम्मीदन 50। हमें लगता है वो विकसित हो जाए यही बड़ा है, विकसित हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। हमें
भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षरता बहुत कम थी। तो हमारी सरकार सोची यार अपने यहाँ की बेइज्जती होती है, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं, लोग कहते हैं यार सिर्फ 36% लोग शिक्षित है, जबकि जहाँ पर वाले तरह हमारे यहाँ 95% शिक्षित है। बस कहता है चलो हाई स्कूल सबके पास कराओ, अब सब होने वाले थे। अभी वो कहा था हमने यहाँ 85% शिक्षित लोग हैं, साक्षरता, लेकिन वो सही में शिक्षित वैसे यहाँ विकसित कर देंगे कि हमारा देश विकसित हो चुका, लेकिन सही में विकसित ना रोड रही, ना यूनिवर्सिटी रही, ना गाड़ी रही, ना मेट्रो रही, लेकिन वो कहीं हो ही अब हमने विकसित है। इस तरह ये कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जापान नहीं बना पाएंगे और क्योंकि जापान रियल में विकसित है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास आप सोचते हो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक देश कौन है? भारत। सबसे ज्यादा चीनी निर्यातक जापान। दुनिया को सबसे ज्यादा चीनी कौन बेच रहा है? भारत को खरीदे पड़ा हुआ, और गन्ना के पैदा करते सबसे ज्यादा। तो कितना टेक्नोलॉजी इंडियन आ गया है, चावल तुम पैदा कर दो, गेहूं तुम पैदा कर दो, वहां से कच्चा माल खरीदे थे, 13 रुपया किलो ली, 30 रुपया किलो बेची, तो अमीर तो वही हो जाएगा ना। आप चाहो देश में जितना बिटोरे हो तो राफेल बेच दीजिए, इजराइल वाला को लेके चला दी पैसा बोले राफेल बना हुआ था, हमने गुलेल बंदर बना, और वो लोग क्या बना रहे टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास है, राफेल बना के पूरा पैसा दे जाते हैं। तो अमीर तो वही रहेंगे, विकसित तो ही रहेंगे। हम लोगों की तो समस्या है। युकावा सर वही जापान की अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अच्छे साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इसके बारे में बता दिया। आप सोचो कि परमाणु के अंदर बताना तो इनके तुलनात्मक बहुत आसान माना जाएगा। परमाणु एक बड़ा सा रीजन है, उसके अंदर नाभिक तो बहुत छोटा है, ये नाभिक के अंदर बताने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनकी टैलेंट को और भी सराहनीय माना जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर की बात बता रहे हैं जो कि बहुत छोटा है। क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो। ये बताते हैं कि किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलते रहते हैं। इनका कहना है कि जब कोई परमाणु होता है, ध्यान से देखना आप समझ जाओगे क्या होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, क्या होता है, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक धुंध बन जाएगा कि नहीं। धुंध का मतलब क्लाउड, बादल, जैसे पंखा चलता है तो क्लाउड बन जाता है ना। तेज नाचते हैं, धीरे तो नाचते नहीं है, तो नाभिक के चारों तरफ एक धुंध सा बन जाएगा, कुहासा सा बन जाएगा कि नहीं। मतलब अगर हम आधुनिक परमाणु मॉडल की अकॉर्डिंग देखें तो परमाणु के केंद्र पे नाभिक होता है, जो कि गुठली की जगह है, मजबूत है, धनावेशित है, लेकिन उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एक मेघ होता है। मेघ मतलब बादल, उसके तेज चलने की वजह से। लेकिन इसमें से अगर हम नाभिक को निकाल दे बाहर, क्या निकाल दे, अब ये नाभिक निकाल रहा है यहाँ, थोड़ा बड़ा कर दिए तो नाभिक के अंदर छोटा छोटा बिया बैठा है। बिया मतलब समझ लो कौन है, प्रोटॉन और मिक्स करके बैठे, कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। वो आपको पता है कि किसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमने बीच लाया, उसमें से क्या, ये बोले नाभिक में से एक गुठली निकालो। अब ये तो या तो प्रोटॉन होगा या तो, वो डिपेंड करता है कि इनके ऊपर भी क्लाउड है, इनके ऊपर भी क्या है, क्लाउड मतलब बादल है। किसका, न्यूक्लियस, किसका। हमने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद भी कई लोग हैं, जैसे फोटॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन। म्यू मेसॉन में भी 3 तरह का, पाई मेसॉन में भी तरह का। तो इसमें सॉरी म्यू नहीं है, पाई है। कौन सा है, पाई मेसॉन इसके चारों होता है। कौन सा, मतलब परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों में इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा है, इलेक्ट्रॉनों का बादल है, लेकिन उस परमाणु के नाभिक को निकालोगे ना तो उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब निकाल लोगे तो उसमें पाई मेसॉन का लेयर मिलेगा। ये पाई मेसॉन जिस पे रहते हैं वही प्रोटॉन रहता है, और जिस पे नहीं रहते वो न्यूट्रॉन रहते हैं, पॉजिटिव वाले। अब ध्यान से देखना, इन सबके ऊपर ऊपर अपना अपना क्या होगा, बादल। मतलब नाभिक के चारों तरफ भी कुछ धुंध है। नाभिक के दो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने से इलेक्ट्रॉनों का धुंध हो गया, इलेक्ट्रॉनों का बादल हो गया। लेकिन उस नाभिक के अंदर से जब एक मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालोगे तो उसके चारों तरफ, इनके अपने अपने चारों तरफ भी एक धुंध है। वो किसका धुंध है, ये युकावा से बता रहे हैं। और वो पाई मेसॉन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जब प्रोटॉन में से वो पाई प्लस निकल जाता है तो न्यूट्रॉन बन जाता है वो।
क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज इक्वल होते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, मतलब सबकी साइज एक है, सब खाली गोली है, कांच की गोली की तरह, मार्बल्स है। अब जिसपे वो क्लाउड आ जा रहा है वही प्रोटॉन हो जा रहा है, और जिससे गायब हो जा रहा है वो, और ये बदलते रहते हैं इंटरचेंजली, मतलब कभी इस पे आया, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। ये आपन में जैसे पानी बहते हुए देखो, आप एक तस्तरी ले लो, उसमें कांच की गोलियों को सटा दो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, ऐसे इसको इधर उधर करो, क्या पानी एक ही गोली पे रहेगा? जैसे इधर करोगे इधर भग के चला जाएगा, इधर आएगा, फिर इधर करोगे इधर आ जाएगा। इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसमें कभी क्लाउड इसके पे है तो ये है प्रोटॉन, और इस पे नहीं है तब ये क्या है? फिर इसमें से क्लाउड किसमें चला जा रहा है? उसके वाले पे, तो न्यूट्रॉन क्या बन जा रहा है? और प्रोटॉन क्या बन गया? मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बहुत तेजी से इंटरचेंज हो रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, विनिमय बल। इसको विनिमय बल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है ड्यू टू क्लाउड के इंटरचेंज से। क्लाउड अब किसी में जैसे प्रोटॉन कब था? जब उसमें पाई प्लस का, पाई में सॉन का क्या था? पॉजिटिव वाला क्लाउड था, वो माइनस हो गया, निकल गया, तो क्या बन गया? लेकिन अगर कोई न्यूट्रॉन था उस पर प्लस बने आ गया, पाई में सॉन, तो क्या बन जाएगा? प्रोटॉन बन जाएगा। अगर कोई प्रोटॉन था उस पर निगेटिव वाला आ गया, तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन। लेकिन अगर कोई न्यूट्रॉन था उस पे से निगेटिव क्लाउड निकल गया, तो क्या बन जाएगा? प्रोटॉन था उसमें से प्लस वाला वो धुंध निकल गया, क्या बन गया? और वो धुंध जिस न्यूट्रॉन पे गया उसमें धुंध था नहीं, तो न्यूट्रॉन पे जिस पे गया प्लस बने आया, चढ़ा, वो क्या बन गया? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन, ये लगातार चेंज हो रहे हैं, इसके अंदर धनाधन चेंज हो रहा है। इस वजह से ये जान ही नहीं पा रहे कि धक्का किधर करें, क्योंकि हम प्रोटॉन यहाँ, प्रोटॉन यहाँ, हम सोचे चलो तुम्हें धक्का दे, तब तक ही करा हम प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इधर है, तब तक कहोगे इधर चले धक्का दे, तब तक खुद न्यूट्रॉन, पाई में सर पता नहीं कहाँ गया। अब मेसॉन की जब इंटरचेंजिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो ये एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं, और जिसके वजह से ये बहुत हाई तरह से डेंस हो जाते हैं, जिसी के कारण वो बल उत्पन्न होता है, और वो बहुत ही मजबूत बल का नाम क्या रख दिया गया? और इसमें वो खींच रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं, और इतना दबा दिए है कि नाभिक बहुत छोटा हो गया है। इतना तेज दबा दिए लोग कि परमाणु की तुलना में नाभिक सिकुड़ते सिकुड़ते कितना हो गया? और ये दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव बल लग रहा है, जो कंज्यूमिंग बल लग रहा है, उसी को नाभिकीय बल कहते हैं, जो युकावा सर ने एक्सप्लेन किया। समझ में आया कोई चीज? तो आपको तीन चीजें, परमाणु नाभिक क्या है, नाभिकीय बलों के गुण क्या है, युकावा के सिद्धांत, लास्ट बार सुनो युकावा के क्या सिद्धांत है। जापान के वैज्ञानिक युकावा ने नाभिकीय बल के विषय में सिद्धांत दिए। इनके अनुसार प्रत्येक परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियनों पे पाई में सान का क्लाउड होता है, लेयर होता है, बादल होता है, मेघ होता है, जिसके परस्पर बदलने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलते रहते हैं, और इसी के कारण नाभिक में एक परबल बल उत्पन्न हो जाता है, एक परबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम, और इसी की वजह से नाभिक के अंदर सभी न्यूक्लियन बचे हुए हैं। समझ में आया? नाभिक का आकार वो समझ लो, बाकी जानते हो, कोई पढ़ाएगा तो जान जाओगे, हमारा भी लगेगा क्या बता रहे हैं, तो इतना डीपली जाके जानना ना बहुत टफ बात होती होगा। हम लोगों को भी किताब पढ़ के कभी नहीं पता चला, किताब पढ़ोगे पता नहीं चलेगा वो क्या बता रहा है चीजों को, क्योंकि हम लोग भी जब तैयारी किए तो हम लोग के टीचर्स इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किए चीजों को कि आज भी वो चीजों को हमसे भूलता नहीं। हम जब चाहते हैं तब किसी को बता ले जाते हैं, और अगर आप भी समझ गए होंगे तो किसी को भी समझा सकते हो इस चैप्टर को लेकर। हम आते हैं नाभिक के आकार के बारे में। देखा गया कि नाभिक की आकार किन बातों पर डिपेंड करेगी, उसमें जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे, क्योंकि जितने कोई पैकेट है उसमें जितने ज्यादा गोली डालोगे उतने वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। किसी भी नाभिक का आकार उसके न्यूक्लियनों की संख्या पे डिपेंड करता है। अच्छा, केमिस्ट्री बताती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसे न्यूक्लियन कहते हो, इसको लोग परमाणु भार कहते हैं। केमिस्ट्री वाले कहते हैं परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या। तो हम थोड़ा सा वहां से टर्म उठा ले, अब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ना करके परमाणु भार कह दिया करेंगे। किसी भी नाभिक का आकार जो साइज होती है वो परमाणु
क्रमांक क्या परमाणु भार? परमाणु भार पे डिपेंड करती है। द साइज, आकार अनुक्रमानुपाती होता है किसके? अच्छा ये तो आपने पढ़ा होगा वो कि नाभिक तो गोल ही होगा, हर छोटी चीजें किस शेप में होती है? गोल शेप में होती है। आपको पता होगा जब छोटी चीजों की आकार लगभग क्या होता है? गोल ही होता है। वैसे 10% का डेविएशन देखा गया है बड़े नाभिकों में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 60 क्रॉस करने लगता है, 80-90 से ऊपर जाने लगते हैं, नाभिक बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? चपटा, हल्का सा। वैसे नाभिक का आकार बताया जाए तो मानना कि नाभिक सामान्यतः गोलाकार होता है, नाभिक सामान्यतः गोलाकार, लेकिन बड़े नाभिकों में 10% की कम देखी गई है डेविएशन, विचलन, वो थोड़ा सा क्या बन जाता है? चपटा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई गोला है जेली का, जेली देखो वो बहुत मुलायम होता है जेली, उस जेली का एक स्फीयर ऐसे रखो तो अगर छोटा रहेगा तो गोले रहेगा, फिर बड़ा रखो तो थोड़ा सा पिचक जाता है। हमारे नाभिकों में देखा गया है कि न्यूक्लियस की जो शेप है, साइज है, वो नॉर्मली तो वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, लेकिन बड़े नाभिकों में 10% की कमी आ जाती है और उस 10% की वजह से थोड़ा सा वो ओवल टाइप हो जाता है, मतलब दब जाता है। कितने की कमी मिल रही है? 10% लगभग मिल जाती है बड़े नाभिकों को, और छोटे नाभिक तो प्योर गोला है। अगर आकार गोले का आयतन आपने पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो गोले का आयतन कितना होगा? इतना। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? परमाणु भार एक। अच्छा ये सब कांस्टेंट ही तो है जी, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल किसके आया? मतलब आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? ए पे पावर, मतलब किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो उसके परमाणु भार के घनमूल, घनमूल करते क्या? 1/2 को वर्गमूल करते हैं, अच्छा 6 में 5 में पढ़ाया होंगे सर जी, और 1/3 को घनमूल करते हैं, क्यूब रूट्स। तो द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। परमाणु भार के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो? कुछ नाभिक के प्रकार निकले होंगे, फिर बोले देखते हैं नाभिक के कुछ प्रकार है क्या। तो देखा गया नाभिक 2 तरह के निकल गए, नहीं 3 तरह के। समस्थानिक, केमिस्ट्री में पढ़े हो? केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंतर क्या है? फिजिक्स बहुत डीपली पढ़ाता है और केमिस्ट्री से नॉर्मली पढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन रह जाता है। और केमिस्ट्री कितने आता है? परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। उनको क्या पता कि ये सब कैसे होता है? वो बताता है फिजिक्स। और हम लोग को बता दें आपके साइंसों में सबसे टॉप की जो फिजिक्स है, कौन मतलब सबसे टॉप की जो साइंस है, उसमें फिजिक्स का नंबर केमिस्ट्री से पहले आता है। मतलब केमिस्ट्री से बेहतर साइंस कौन है? इससे भी बेहतर कौन है? मैथ। मैथ की साइंस सबसे, मैथ साइंस की सब्जेक्ट है और ये इससे भी हाई लेवल माना जाता है, फिजिक्स से भी हाई लेवल है मैथ। और सबसे ज्यादा टाइप साइंस कौन है? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। सबसे आपको बताया होगा ना, सोशियोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट है। आप कभी पढ़ोगे तो आपको 6 मिलेगा। सबसे छठे पे कौन है? प्राण विज्ञान, बायोलॉजी, छठे नंबर पे उसके लिए। उससे ऊपर है केमिस्ट्री, उससे ऊपर है फिजिक्स, लेकिन सबसे फर्स्ट पे क्या है? सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र जिसको कहते हैं, वो साइंस सबसे टफ होती है। तो हमारे अगर बात करें फिजिक्स की लेवल, तो फिजिक्स की लेवल केमिस्ट्री से कहीं ऊपर है, मतलब केमिस्ट्री से ज्यादा बातें सीखने को हमें मिलती है फिजिक्स में। ये हम माइंड में रख सकते हैं कि वो बेहतर है, तो मतलब ज्यादा चीजें भी सिखाएगा। और नाभिक के कितने प्रकार होते हैं? 3। इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, इसको आइसोबार कहते हैं, वो आइसोटोप क्या कहते हैं? आइसोटोप। हम बताते हैं कि जिन परमाणु नाभिकों में, नाभिक की बात हो रही है, जिन परमाणु नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाए, मतलब 2 नाभिक रख लो और दोनों में प्रोटॉन क्या रहे? तो उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री वाले तो ऐसा अलग बताते हैं। जिन तत्वों की परमाणु क्रमांक बराबर होती है और परमाणु भार भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। वो लोग परमाणु क्रमांक को परमाणु भार के आधार पर व्याख्या देते हैं, लेकिन हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक परमाणु भार नहीं। डायरेक्ट जिसके नाभिकों में ऐसे नाभिक जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिसमें 2 नाभिक ऐसे जिसमें प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1 1 1 बराबर है कि नहीं?
ये नीचे बराबर हो जाए तो मतलब परमाणु क्रमांक बराबर हो गया, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गया। वहां परमाणु क्रमांक कहते हैं और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या। ये दोनों बात सेम है, जितने प्रोटॉन उतने परमाणु क्रमांक। समझ आ रहा है? जैसे 11 परमाणु क्रमांक सोडियम का है तो उसमें 11 प्रोटॉन है। अब चाहे परमाणु क्रमांक बराबर कराओ और चाहे प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि फिजिक्स में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं कि जिस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तो इसे समस्थानिक। दूसरा इसमें ऐसे नाभिक जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होती है। न्यूक्लियन माने ऐसे नाभिक जिसमें न्यूक्लियनों की संख्या बराबर होती है उसे समभारी कहते हैं। केमिस्ट्री वाले न्यूक्लियन को न्यूक्लियन का कहते क्या कहते हैं? वो कहते हैं कैसे तत्व जिसमें परमाणु भार बराबर होता है। तो तुम चाहे परमाणु भार कहो तो चाहे न्यूक्लियन कहो और चाहे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहो, दोनों की संख्या अगर बराबर आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? समभारी। जैसे आपने देखा होगा कि समभारकों में कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 14, ये दोनों समभारिक हैं क्योंकि इनके भार क्या है? तो कोई यहाँ परमाणु क्रमांक बराबर था अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी तो समस्थानिक। यहाँ परमाणु भार बराबर, भार मतलब न्यूक्लियर बराबर, तो क्या हो जाएगा? और ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, लेकिन तत्व नहीं कहेंगे, वो तत्व तो वहाँ करते हैं। ऐसे नाभिक पढ़ रहे हो, ऐसे नाभिक भी न्यूट्रॉनों का है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे आइसोटोप सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे इसमें क्या न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक 8। इसमें क्या है? वो क्या कराएंगे? लिखा निकाला भेज देंगे, पढ़ लेना, समझ लेना, अगर याद आ गया तो ठीक है।